हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्किल टेस्ट की तैयारी, या फिर अगर आप 2025 में सीपीटी देने वाले हैं तो वो तैयारी कैसे चली है ज़रूर बताइएगा। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि जब भी आप एक गवर्नमेंट जॉब जो है उसको ज्वाइन करने जाएंगे तो ये पक्का से होगा ही होगा। डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं, तो सारे ही, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी जगह हो आपके, अगर आपका पोस्टिंग हो रहा है इंडिया में तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में कि एसएससी से आप अगर स्टेनोग्राफर पोस्ट पे ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, सबके बारे में मैं बात करूंगी। और देखो, इसमें जो 2024 वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है और वो उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन होगा, मतलब कि वो क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि स्किल टेस्ट से पहले भी कुछ प्रोसेस होते हैं जिसका उनको ध्यान रखना होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये, तो आपको मिस नहीं करना है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानकारी आपको पहले से ही जुटा के रखनी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रोसेस की। सबसे पहले एसएससी स्टेनोग्राफर का सीबीटी का टेस्ट होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें कई बच्चे बैठते हैं और उनका फिर वो एग्ज़ाम देने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी आंसर की आ जाती है और उसके बाद आता है उनका रिजल्ट, जिसका वेट कर रहे हैं 2024 वाले। तो जब रिज़ल्ट आ जाता है तो आपको बताया जाता है कि भाई आपने ये कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। अब जो आपका स्किल टेस्ट है वो सो एंड सो डेट्स पे यहाँ होगा। पहले तो एक रिज़ल्ट ही आता है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको कहाँ पे, मतलब आके ये जो स्किल टेस्ट है वो आपको देना है और आपका कौन सा शिफ्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो जनरली क्या होता है, दो तीन महीने का फ़र्क होता है, मतलब कि आज आपका रिज़ल्ट आया तो फिर हो सकता है कि आपको 2 महीने दे दे कि भाई ठीक है अभी आप दे सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी और फिर आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है उसके बीच में ही बहुत बड़ा गैप है, तो फिर आपका जो स्किल टेस्ट है वो और जल्दी भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होती रहती है, ये आपको ध्यान रखनी है, उसमें सब कुछ आपको लिखा रहेगा। इसके बाद जब स्किल टेस्ट आपका होने वाला है, आपका रिजल्ट आ गया, स्किल टेस्ट होने वाला है, तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको इसी के बीच में पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भेजा जाता है। अब ये पोस्ट से आना चाहिए, मतलब डाक से आना चाहिए, लेकिन क्योंकि इतने लोगों को भेजना होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिले ना हो आपका फाइनल रिजल्ट निकालने में, इसलिए डिपार्टमेंट्स क्या कर, मतलब एसएससी क्या करती है, इसको ये मेल पे भेज देते हैं। तो आपको अपना मेल जो है, जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है अपना मेल, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको देखते रहना है कि भाई कुछ आया तो नहीं है। जैसे आपने अगर जो आपका सीबीटी टेस्ट है उसको पास कर लिया, उसके बाद आप मेल चेक करते रहो कि कुछ आपका आया तो नहीं है भाई, क्योंकि कोई फॉर्म वॉर्म तो नहीं आया। क्योंकि हमारे में ऐसा ही हुआ था जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मतलब जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरा एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बीच में ही वो प्रेफरेंस फॉर्म आया और उसके बाद मतलब स्किल टेस्ट हुआ हमारा। तो ऐसे ही होता है, जनरली ऐसे ही होता है, इसीलिए फिर वो फाइनल रिजल्ट में आपको आपका डिपार्टमेंट बता देते हैं, तो वो डिपार्टमेंट का आपको प्रेफरेंस देना होता है। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको दिए रहते हैं, ग्रेड सी के भी, ग्रेड डी के भी, और आपको फिल करना होता है कि आपको नंबर 1 पे कौन सा प्रेफरेंस चाहिए, नंबर 2 पे कौन सा चाहिए, नंबर 3 पे आप कौन सा प्रेफर करोगे डिपार्टमेंट, है ना। ये सारी चीज़ें आपको भरनी होती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है या फिर आपके आँख में कुछ प्रॉब्लम है, कान में कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह की आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं भरना जो डिफेंस वगैरह जैसे हों, ठीक है, जो जैसे, या फिर आईबी हो, सीबीआई हो, इस तरह के जो सेंसिटिव जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको आपको नहीं फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेडिकल अच्छे से होता है और आपको बाद में जो है अगर कुछ डिसेबिलिटी हुई आपको तो वो निकाल भी सकते हैं। और जब लास्ट में आपका जब ये सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा उनको, या फिर लास्ट में उनको पता चलेगा कि भाई आपको ये अलॉट हो चुका है और आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो आपको पूरी नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अब वहाँ पे आप नहीं एलिजिबल हो तो दूसरे में भेज दें, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको ये जो डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस है वो फिल करना है और आपको देख लेना है कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उनको आपको बाद में भरना है। बाकी जो नॉर्मल मिनिस्ट्रीज़ हैं सारी, उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे, उनमें मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। तो
ज़्यादातर तो ऐसे ही डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। अब ये भरना कैसे है, मैंने इसके बारे में भी वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट भी अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगा या फिर डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस आ जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि एक नई वीडियो बना दूँ। इसके अलावा हम लोग हेल्प भी करते हैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस या फिर डिपार्टमेंटल का जो प्रेफरेंस है वो फिल कराने में। तो ये हो गया। अब आपको मेल जो है वो ध्यान से चेक करना है। अब आपका होगा स्किल टेस्ट। आप जाओगे, आपको शिफ्ट वगैरह पता होगी, आप जाओगे स्किल टेस्ट अपना देकर आओगे और उसके बाद आपका एक रिज़ल्ट निकलेगा स्किल टेस्ट का, क्वालिफाइंग का, कि मतलब आपने स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करा है या नहीं करा है। तो कई बार इस रिज़ल्ट के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं चलता और कई बार एसएससी इसको मतलब आउट भी नहीं करती है, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन जो प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो यही होना चाहिए कि एसएससी का जो स्किल टेस्ट का है उसका रिज़ल्ट आता है, उसके बाद एक आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है कि आपने दोनों ही राउंड को पास किया है। वो इसलिए होता है क्योंकि स्किल टेस्ट तो आपने क्वालिफाई कर लिया, वो अलग चीज़ है। फिर जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है उन सबको मिला के एक मेरिट लिस्ट बनती है कि भाई इतनी पोस्ट्स हैं और उनमें इतने कट ऑफ के जो ऊपर लोग हैं वो लोग सेलेक्ट होते हैं। तो ये आता है फाइनल। अब जब ये रिज़ल्ट आता है तो आपका रिज़ल्ट में ही आपका डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिख के आता है कि भाई आप सेलेक्ट हुए हो इस डिपार्टमेंट के लिए, आपको ये डिपार्टमेंट मिलेगा। अब ये चीज़ हो गई, चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि ये डिपार्टमेंट मिलने वाला है। अब आपको जो डिपार्टमेंट मिला है ना वो डिपार्टमेंट आपको भेजते हैं, एक अलग से पोस्ट में भी भेजते हैं, मेल में भी भेजते हैं। एक जो सिटी है उसका प्रेफरेंस भरने को भी आपको मिलता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं मिलता है। अब अगर मैं सीबीआईसी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे बैंगलोर जोन नहीं, पूरा सीबीआईसी ही इन्होंने अपना भेजा था कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे पोस्ट्स है, आपको कौन सा चाहिए आप ये बता दो। वो भी प्रेफरेंस आपको सिटी की भी प्रेफरेंस भरनी होती है। ऐसे ही और भी डिपार्टमेंट्स हैं। अब जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं ना जिनकी ऑफिसेज बहुत ही कम है, तो वो क्या करते हैं कि पहले पूरी ज्वाइनिंग करा लेते हैं आपकी, मतलब पूरा प्रोसेस करा लेते हैं, फिर बाद में आपसे पूछते हैं कि प्रेफरेंस दे दो और फिर बाद में वो इंटरनली अपना कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, जहाँ पे जिनके बहुत ही सारे ऑफिसेज हैं, उनकी बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, तो उसमें ये ऐसा करते हैं कि रिज़ल्ट उन्होंने निकाला और फाइनल रिज़ल्ट दे दिया और फिर आपको पोस्ट से या फिर मेल से भेज देते हैं कि भाई आप अपना सिटी का प्रेफरेंस हमें दे दो और हम देखते हैं आपके रैंक के हिसाब से और सारी चीज़ों के हिसाब से कि आप वहाँ पे फिट बैठते हो या नहीं, जो आपको चाहिए तो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से वो दे देंगे। पहला भी मिल सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा भी मिल सकता है आपको, ठीक है। और डिपार्टमेंट में भी आपकी जो डिपार्टमेंट वाइज भी आपकी जो रैंक है वो भी आपको पता ही चल जाती है ना, कैसे ना कैसे। तो वो भी जो लिस्ट निकालते हो उसमें आपको पता चल जाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी है कि आप सिटी का दे दो। जैसे कि मान लो मेरा जब सीबीआईसी में हुआ था, मुझे बता दिया गया, अच्छा मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो सीबीईसी में हुआ था, तब वो सर्विस टैक्स ही था और मेरे ज्वाइन होते होते वो जीएसटी बन गया था, ठीक है। तो मेरा जो हुआ सीबीईसी में हुआ था और उसके बाद पहले आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने पोस्ट से और मेल भी भेजा था कि आप सिटी का पूरा भर के दो। तो हमने पूरा मतलब सिटी का प्रेफरेंस भर के दिया था। तो ये चीज़ आपको करनी है, ओके। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप भर देते हो तो फिर आपका फाइनल एक कॉल लेटर आता है कि आपने जो सिटी का भी प्रेफरेंस भरा है वो सब देखते हुए आप डिपार्टमेंट में कहाँ पे किस जगह पे आपकी पोस्टिंग हुई है, तो वो कॉल लेटर भेजते हैं जोन वाले ही। जैसे कि मान लो मैं थी यूपी में, मुझे पहले मिल गया कि भाई इनका कहीं पोस्टिंग होना है सीबीआईसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। डिपार्टमेंट वालों के पास ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, भाई इनका जो सिलेक्शन है वो हमारे डिपार्टमेंट में होगा। अब डिपार्टमेंट वालों ने सारे सीबीआईसी वाले बच्चों को भेज दिया कि भाई आप यहाँ हमारी वैकेंसीज़ हैं और ये लो और प्रेफरेंस भरो कि आपको कहाँ चाहिए। वो बच्चों ने वापस भेज दिया कि भाई हाँ मेरा प्रेफरेंस ये है। अब डिपार्टमेंट वालों ने देखा कि इनका ये रैंक है और इनको ये चाहिए, तो ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने भी अपना जो भी प्रेफरेंस था वो देख लिया। अब उन्होंने फाइनली जगह डिसाइड कर ली कि इस बंदे को ये वाली जगह पे पोस्टिंग मिलनी चाहिए। तो अब वो डिपार्टमेंट वाले ही और वो जगह जहाँ पे पोस्टिंग हुई है वो वाले ही, जैसे मेरे बैंगलोर में होनी थी तो बैंगलोर वालों ने ही मुझे कॉल लेटर भेजा कि आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो गया। और मेरा ही नहीं, जितने भी लोगों का बैंगलोर में सेम डिपार्टमेंट में होगा सबका आएगा एक लिस्ट में कि भाई आपका इस
डिपार्टमेंट में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, आपको बैंगलोर आना है, इस दिन पे आइए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अब ये बात हो गई इतनी प्रोसेस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। एक बात यहाँ पे ये याद रखना कि पहले क्या होता था, हमारे समय में क्या हुआ था कि जब हमारा स्किल टेस्ट हुआ था उसी में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, ठीक है। मतलब एक बार तब हुआ था और फिर लास्ट में भी एक बार हुआ था। तो लास्ट वाला जो था वो इतना मतलब वो नहीं था, क्योंकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे पहुंच गए थे पहले, बस उनको क्रॉस चेक करना था ओरिजिनल वाले से। लेकिन अब क्या हुआ है, मतलब अब स्किल टेस्ट के समय कुछ नहीं कराते, आप जाओगे सिर्फ स्किल टेस्ट दोगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीधे जहाँ पे आप ऑफिस ज्वाइन करने वाले हो वहाँ पे होगा। अब जो आपका पोस्ट का जो कॉल लेटर आया हुआ है उसको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो पोस्ट से ही आपको भेजेंगे, मतलब कि डाक से आपको आना चाहिए। मेल भले ही आपको आया हो, वो ओरिजिनल आपको डाक में मिलना चाहिए, पोस्ट से मिलना चाहिए ही चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मेल आ गया है तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में ये सब पता कर सकते हो कि भाई मेरा ये आना है, वो आ रहा है या नहीं। तो वो आएगा जब ओरिजिनल आपका, तो ही आपका माना जाएगा कि हाँ भाई आपका कॉल लेटर आ चुका है। अब उस कॉल लेटर में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको दिया रहता है कि भाई आपका बुलावा आया है, आपके साथ इतने लोग भी हैं जो लोग बैंगलोर में, यहाँ पे गुजरात में, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हुई है, दिल्ली में, लखनऊ में, वहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है इस दिन पे, और ये लिस्ट है, आपका भी इसमें नाम है और ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही वो कुछ फॉर्म्स भेजते हैं कि आप इनको फिल करके ही लाना, अपने साथ फिल करके लाना। तो कैसे आपको उसको फिल करना रहता है, उसमें क्या क्या फॉर्म रहता है। एक तो फॉर्म रहता है पर्सनल डेटा का, ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म होता है एक, और पर्सनल डेटा का फॉर्म होता है। इसके साथ ही कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको उसी समय एक मेडिकल का जो प्रोफार्मा है वो भेज देते हैं कि इस तरीके से आपको मेडिकल का भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो तब ऐसे अगर डिपार्टमेंट ने भेज दिया तो फिर तो आप अपने यहाँ से मेडिकल का जो भी रिक्वायरमेंट है, उसमें जो भी पेपर है और जो जो टेस्ट लिखे हैं वो सारे करा लो, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट ले लो सीएमओ से, हो गया आपका। कई जगह ऐसा होता है कि वो मेडिकल का जो वो है ना, वो भेजते ही नहीं है, फॉर्म नहीं भेजते हैं, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। तो ये दो तरीके की चीज़ होती है। अगर आपका पहले ही आ गया है और इसमें लिखा है कि आप भाई मेडिकल का भी सारा कुछ करा के लेकर आओ, तो फिर आपका अच्छा है, आप अपने जगह पे करा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कंफर्टेबल होते हो, पहले ही आपका हो जाता है, टेंशन नहीं रहती है। लेकिन अगर आपको वो नहीं मिला है और फिर आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इसका मतलब कि वहाँ पे आपका जो मेडिकल है वो वेरिफिकेशन के बाद हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप पहुँच गए अपनी उस जगह पे जहाँ पे आपको पोस्टिंग लेनी है, और वहाँ पे आपका डेट डिसाइडेड है कि भाई इस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपके कॉल लेटर में ही लिखा होता है। और उसी कॉल लेटर में आपको पूरा बताया जाता है, पूरा डिटेल में लिखा रहता है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। सबसे पहले देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर की हम बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले तो देखो 10th का मार्कशीट जो है वो तो हर जॉब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि 10th का जो मार्कशीट होता है उसको हम आपका सही नाम, सही डेट ऑफ बर्थ, सही फादर्स और मदर्स नेम मानते हैं। मतलब वो ही आपका पहला सबसे अच्छा बढ़िया प्रूफ होता है, उससे आप मतलब उसी से पहचाने जाते हो, उसी से आपकी सारी आईडी वगैरह सब कुछ बनती है। तो 10th का मार्कशीट तो आपको लेके ही जाना है। ये बात आप ध्यान रखना कि सारे जो आपके मार्कशीट और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। इसका आपको 2-2 3-3 सेट जो है फ़ोटोकॉपी भी करा लेनी है। तो ये बात आप ध्यान रखना। ओरिजिनल ऐसा नहीं कि आप ओरिजिनल लेके ही नहीं गए कि फ़ोन में है, डिजी लॉकर में नहीं, आपको फिजिकल कॉपी उसकी लेके जानी है, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो 10th का रिजल्ट हो गया, वो आपको उसके लिए है, नाम वाम के लिए, प्रूफ के लिए। उसके बाद आपको 12th का रिजल्ट लगता है, क्योंकि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो 12th बेस्ड एग्ज़ाम होता है, 12th लेवल एग्ज़ाम होता है। तो ये आपका क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, ये रिज़ल्ट मांगते हैं, तो ये आपको देना है। इसके साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कुछ भी किया हुआ है तो वो सर्टिफिकेट्स भी आप आज ला सकते हैं और दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, 12 तक तो आपका ज़रूरी है कि भाई ये तो देखेंगे ही, लेकिन जो बाकी है वो इतना ज़रूरी नहीं है, आप अभी भी दिखा सकते हैं। आप बाद में भी उसको अपने जो सर्विस बुक बनेगी जब आप ज्वाइन कर लोगे
तब भी आप उसको ऐड करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे 12th तक का तो इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो एक ही साथ सब कुछ हो जाए, तो आपने जितनी भी डिग्री हासिल की है, जितना भी आपने पढ़ाई की है, वो सबका आपको मतलब मार्कशीट और डिग्री दोनों ही आपको सब कुछ लेके जाना है और वहाँ पे सबमिट कर देना है। वो अपना ले लेंगे आपसे, ठीक है। तो ये हो गया 10th 12th का, और जो भी आपने जहाँ तक भी आपने पढ़ाई करी है। और ये बात ध्यान रखना, आपने जो फॉर्म में लिखा था कि मैंने कहाँ तक पढ़ाई करी है, वहाँ तक का रिजल्ट तो आपको देना ही देना है। उसके बाद भी मान लो आपका जब तक ज्वाइनिंग हो रहा है तब तक आपने कुछ और भी पढ़ाई कर ली, तो वो भी दे दो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपको जो चाहिए वो वही मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आपने मतलब पहले ही आपको डिपार्टमेंट ने भेज दिया है कि आप अपना मेडिकल करा के लाओ और सीएमओ से साइन करा के ये चीज़ें लानी है, तो उसमें वो लिखते हैं कि ये इस पोस्ट के लिए फिट है, तो साइन करके देते हैं, तो फिर ये आप लेके जाओगे। अगर ये नहीं है तो वो अपना मेडिकल जब कराएंगे और वहाँ आपको बोलेंगे कि ऐसे ऐसे प्रोसेस है, तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप फिज़िकली जो डिसेबल हो तो आपको एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपके पास होगा। तो अगर नहीं है, आपने डाला हुआ है, तो उसको आपको बनवाना होगा, मतलब पहले की ही डेट का होना चाहिए, तो वो आप लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपना जो कॉल लेटर बोला गया है ना, जो कॉल लेटर मिला था आपको, वो लेके जाना ही है। उसके साथ आपको अटेस्टेशन फॉर्म और आपको जो पर्सनल डेटा का फॉर्म था वो सब कुछ जो आपको मिला था पोस्ट के थ्रू, वो सब कुछ लेकर जाना ही है, ठीक है, ओरिजिनल में। और उसी के फोटोकॉपीज़ भी आप अपने पास रख लो, क्योंकि ओरिजिनल उनके पास जमा हो जाते हैं, फिर आपके सर्विस बुक में लग जाते हैं, तो इस वजह से उसकी फ़ोटोकॉपी जो हो वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जब तक प्रोबेशन है तब तक तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। उसके बाद आप रखो, आपको सही लगता है, मतलब ठीक है, कुछ चाहिए तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, मतलब आपके स्कूल वगैरह से, आपके कॉलेज वगैरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर आप पहले से ही मतलब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो तो आपका वो एनओसी लगता है, ठीक है। तो एनओसी आपका मतलब भेजा जाता है, तो वही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाता है कि भाई अच्छा बंदा है और कुछ भी इसका इशू वगैरह नहीं, कोई विजिलेंस की फाइल नहीं खुली है, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो कि बताया गया है, जो आपको कॉल लेटर में मिलेगा, उसमें आपको पूरा फिल करना होता है, अपने बारे में सारा कुछ बताना होता है कि भाई ये है, मेरा नाम ये है, मेरा जो पता है वो ये है, यहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में ये लोग हैं, कौन अनमैरिड है, कौन मैरिड है, बहुत सारा उसमें डेटा रहता है, वो सब कुछ आपको फिल करना होता है अच्छे से। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करना है कि पहले जब आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा, मतलब ओरिजिनल, तो उसका फ़ोटोकॉपी ले लेना, उसको पहले फिल करना, क्योंकि गलती ना हो जाए, तो उसको फिल करना, और उसके बाद जब इसमें सही हो जाए तब उसको ओरिजिनली फिल करना, ठीक है। तो ये आपको फिल करना है, फॉर्म ऑफ पर्सनल डेटा और अटेस्टेशन फॉर्म, और फिल करके लेके जाना है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट। कास्ट यानी कि जो ओबीसी एसटी एसटी इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस होता है वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ये ज़रूर आपको लेके जाना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया है अपनी कैटेगरी के अंदर, तो फिर आपका मतलब अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपका पूरा जो जॉइनिंग है वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपको जॉइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। अब इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, देखो एसटी एसटी का तो एक ही बार में बन जाता है, तो उनको टेंशन नहीं होती, उनका आसान होता है, एक बार बन गया वही आप बार बार दिखा सकते हो और लाइफ टाइम के लिए वो अप्रूव रहता है। लेकिन जो ओबीसी हैं उनका जो रहता है जो सर्टिफिकेट रहता है वो कुछ 2-3 साल तक के लिए ही रहता है वैलिड, तो ये आपको बनवा लेना है। स्टेट का या फिर गवर्नमेंट का ये आपको खुद मतलब चूज़ करना है, लेकिन आप गवर्नमेंट का बना लो, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कह रही हूँ, स्टेट का या सेंट्रल का, तो सेंट्रल का आप बनवा लो, तो वो आपके लिए सही रहेगा, 3 साल की वैलिडिटी हो ऐसा आप बनवा लेना। और देखो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी फॉर्म आया है उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप अपना जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो पहले ही बनवा लो, ठीक है। आपका फॉर्म के बाद आपका वो नहीं होना चाहिए, और 2-3 साल के लिए ये जो वैलिड होना चाहिए, उसके अंदर ही आपका जो पूरा जॉइनिंग है वो करा लेते हैं। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का जो
सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ 1 ही साल के लिए वैलिड होता है। तो वो जब आप फॉर्म फिल करने वाले रहोगे तो आप वो करा लेना, और 1 साल के अंदर आपका जो जॉइनिंग है वो हो जाएगा। 1 ही साल के लिए वो वैलिड होता है, क्योंकि हर साल वो रिन्यू होता रहता है, और आपकी प्रॉपर्टी अगर बढ़ रही है तो आपको उसमें से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो वहाँ से आपको अब यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो सर्टिफिकेट आपको लगता है। तो अगर आप नॉर्मल बच्चे हैं जो कि कॉलेज वॉलेज कर रहे हैं तो आपको ये सब ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा आपको सभी लोगों को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है। अब एक वहाँ पे तो मांगते हैं, लेकिन आप 8-9 तो लेके जाओ, क्योंकि फिर आप दूसरे सिटी में मान लो जॉइन कर रहे हो या फिर अपनी भी सिटी में हो, तो फ़ोटोज़ तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रख लो। इसके अलावा आपका एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ़ भी लगता है, तो जो भी आपका सही हो, जो आपके रिज़ल्ट के हिसाब से हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड, डीएल या फिर वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सब कुछ वैलिड होता है। तो इनमें से कोई एक आप वहाँ पे दे सकते हो, और सभी की फ़ोटोकॉपी, मतलब जो भी आप वहाँ पे देने वाले हो उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको देनी है। ठीक है, तो ये हो गया, बस इतने ही सर्टिफिकेट हैं जो कि आपको लगेंगे, और इतना ही प्रोसेस है जो कि होता है। डरने वाली बात नहीं है, बट हाँ बस ये है कि आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो सही होने चाहिए। तो फिर आपको कुछ भी जैसे ज़्यादा ऐसा नहीं कि लोड लेके जाना है, कुछ नहीं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखो वहाँ पे जाके एक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसका एक अटेंडेंस होता है, तो वो साइन करना मत भूलना। आपका जल्दी जल्दी हो भी जाता है तो भी वो साइन करके जाना, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आप उस दिन प्रेजेंट थे। भले ही आपका डॉक्यूमेंट उनके पास है, लेकिन वो अटेंडेंस भी आपको साइन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। बस आप वहाँ पे जाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और हड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना। आपको प्रॉब्लम, मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भरने के लिए दे रहे हैं, कुछ बोलने को, मतलब कुछ पूछ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे साफ-साफ आप अपना बता दो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आया, मुझे हिंदी में समझ में नहीं आया, मुझे प्लीज़ आप मुझे थोड़ा-सा ऐसे समझाइए कि क्या चाहिए आपको। तो वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा गुस्से में रहते हैं, आपकी जॉइनिंग हो रही है, आप एक अच्छे पोस्ट पे जॉइन करो, कोई भी आप पे चिल्लाता नहीं है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसा कोई बिल्कुल वो नहीं रहता है कि अरे ये क्या है, वो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब बहुत ही अच्छे होते हैं, बड़े-बड़े ऑफिसर्स बैठे होते हैं वहाँ पे, और आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हैं। वो भी जानते हैं कि भाई ये छोटा-सा बच्चा है, अभी तो आया है, जॉइन करा है, तो सब हेल्पफुल होते हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मान लो कुछ वो फिल करा रहे हैं और आपका गलत हो जाता है, तो उनसे डायरेक्टली जाके बता दो कि भाई मेरा ये गलत हो गया है। मान लो आपकी डिग्री आपने बोली है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और अभी आपकी डिग्री नहीं मिली है, तो आप जाके उनसे बोल सकते हो कि अभी डिग्री तो नहीं मिली है पर मार्कशीट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्लस सर्टिफिकेट्स का आपको ध्यान रखना है ये कि अगर 12th का जो मार्कशीट है आपका और सर्टिफिकेट है, और 10th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो आपको दोनों लेके जाना है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मार्कशीट दी जाती है, उसके नीचे ही सर्टिफिकेट भी बना रहता है, तो वो सेम ही होता है। अब सेम ही कर दिए हैं, तो ये बात आप ध्यान रख लेना। अगर आपका अलग अलग है तो दोनों लेके जाना है, अगर आपका सेम है तो ठीक है, वही एक लेके जाना है। बाकी कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे जाके बोल सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा ऐसा खुला दिमाग ये रखना है कि इसलिए आपको स्ट्रेस्ड नहीं फील करना है, क्योंकि जो भी आपका डेटा है ना वो कंप्यूटर में वहाँ पे एंटर कर रहे होंगे। तो अगर वो एंटर कर रहे हैं और उसके बाद आपको एंट्री के बाद आपको उसका प्रिंट आउट देते हैं और पढ़ने के लिए बोलते हैं कि ये लो, पढ़ लो, देख लो कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, तो वो आपको काम होके बिल्कुल कामली पढ़ना है और देखना है कि कुछ गलत तो नहीं है। वो पढ़ने के बाद आप उनको कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये सारी कुछ जो भी डिटेल्स आपने भरी है, मैंने जो प्रोवाइड किए वो सब कुछ ठीक है, और फिर आपका हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म। और उसके बाद अब वो आपको बताते हैं कि ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आपको किस दिन कहाँ पे कौन से ऑफिस में जाके ज्वाइन करना है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं। आई नो, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत डर लगता है, और सीजीएल वगैरह का तो बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ पे। मतलब वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, उनका तो कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है स्टेनो में। और फिर ख़ास बात यह है कि डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, मतलब कि कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जैसे आईबी, सीबीआई, जैसे मैंने बताया, ये सब में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो इनकम टैक्स, सीबीआईसी, ये सब वगैरह में इतनी दिक्कत होती नहीं है। मिनिस्ट्रीज़ में भी इतनी दिक्कत होती नहीं है, और सभी आपको हेल्प करते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।